बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन। इशूज़ तो बहुत सारे हैं, स्टोरीज़ बहुत सारी हैं। फवाद चौधरी साहब थोड़ी देर पहले अडियाला जेल से रिहा हुए हैं और जितनी जल्दी उनकी ज़मानत हुई है, मैं ये सोच रहा था कि ये जो केस बनाया गया था, जो FIR बनाई गई थी जिसमें 124 से 153 ए भी लगा दिया गया था, बगावत और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा दी गई थी, तो जो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है बादस गिरफ्तारी की ज़मानत, उसका जो टेस्ट होता है ना, वो ये होता है कि इस केस में मज़ीद तहकीक की गुंजाइश है। यानी कि जो एक्यूज्ड है, जो मुल्ज़िम है, द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड इज़ नॉट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, वो सामने नज़र नहीं आ रहा है, इसमें मज़ीद तहकीक की गुंजाइश मौजूद है। और अगर किसी केस में इतनी जल्दी बादस गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर कर ले अदालत, तो बहुत क्लियर बात होती है काफ़ी हद तक कि जो प्रोविजंस लगाई गई थी, जो ताज़ीरात लगाई गई थी, जो सेक्शंस लगाए गए थे, वो दुरुस्त नहीं थे। तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि ठीक है, जब आपका बस चला, आपने 124 से भी लगा दिया, आपने 153 ए भी लगा दिया, और उसके बाद फिर कोई 8-10 दिन का, एक हफ्ते का रगड़ा भी लग गया, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन अब जिस तरह वो निकले हैं, फूलों की पत्तियाँ जिस तरह उन पर निछावर हो रही हैं, एक हेरोइक किस्म का उनका इस्तकबाल है, तो समहाउ शायद आपने बेहतर ही किया। लेकिन नुकसान जो हुआ है ना, उनके लिए तो शायद बेहतर ही हो गया सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नुकसान जो हुआ है वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का हुआ है, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम का हुआ है, पाकिस्तान के थानों का हुआ है। क्योंकि लोगों को ये लगा है कि थानों में तो जिसका जोर चलता है वो FIR करवा देता है और उसके बाद अदालतों से उसको रिलीफ मिल जाता है। बहरहाल इस इशू पर भी बात करेंगे, लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो इलेक्शंस के हवाले से। और इमरान खान साहब ने आज जब मीडिया से गुफ्तगू की, इमरान खान कह रहे थे कि जो भी 90 दिन के अंदर जो इंतखाबात होने चाहिए आईनी तौर पे, उससे आगे लेकर जाएगा, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। और उन्होंने पेशावर ब्लास्ट का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ पे शुहदा की अभी तदफीन भी नहीं हुई थी, तो गवर्नर KPK ने, हाजी गुलाम अली ने एक ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो बकौल इमरान खान के, उसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शंस को डिले कर दें। ख़त मेरे सामने है, वो भी मैं पढ़ूंगा। और गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली भी मेरे साथ हैं। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया करने के लिए। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने मीडिया टॉक करते हुए जो गुफ्तगू की है और जो हवाला दिया है आपका, आपका पहला रिस्पांस उसके हवाले से, उसके बाद फिर मैं अपने सवालात का सिलसिले का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बैरिस्टर साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने एक अहम मौजू पर कौम के सामने आरा हमारी भी और जो दूसरे भाई हैं उनकी भी रकम। देखिए, मैं आज से ये नहीं कह रहा, ना मैंने ख़त आपके सामने है, आप ख़त पढ़ ले कि हमने उनको कहा है कि इलेक्शन मत करें। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन आईन के तहत किए जाएं, लेकिन मेरे आज भी यही कहता हूँ, और ये मोहतरम इमरान खान साहब भी कहेंगे कि आप बैठ जाएं, जो हमारे पुलिस है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, और जो दीगर इलेक्शन को, जो पोलिंग स्टेशन को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, मैंने कहा उनसे मशावरत करें जी। और मशावरत करने के बाद आप इलेक्शन ऐलान करें। और फिर इलेक्शन कमीशन जो है, जिस तरह मोहतरम इमरान खान उसके खिलाफ जो कुछ कह रहा है, और एक आईनी इदारे के खिलाफ, हमने वो नहीं कहा, हमने किया आप मशावरत करके आप डेट अनाउंस कर ले, और हमारे अंदर या हमारे पावर में आईन ने जो तकाजा हमसे किया, हम खुशलूबी से उसको पूरा करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि जब हार जाएं तो गलत, जब जीत जाए तो ठीक है। मैं इमरान खान साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आपने इलेक्शन से पहले क्या इस पूरी कौम को नहीं कहा कि मैं इस तरह बल्दियाती निज़ाम लाऊंगा जो दुनिया में नहीं होगा? और जब बल्दियाती सिस्टम ख़त्म हो गया और आपका दौरे हुकूमत था, तो आपने तो 3.5 साल इलेक्शन नहीं कराए, और सुप्रीम कोर्ट ने आप पर जोर पर कराए। और फिर जब मुखालिफिन जीत गए, तो आपने जिस एक्ट के तहत बल्दियाती इदारे मुंतखब हुए थे, उसको इतना मफलूज कर लिया कि 1 साल गुजर गए PTI की हुकूमत को, किसी एक तहसील नाजिम, किसी एक मेयर को न एक पैसा दिया, न उसका इख्तियार है, और न किसी को ऑफिस दिया आज तक। देखिए, ये काम छोड़ दे। इस वक्त मैं एक जिम्मेदार की हैसियत से ये कह रहा हूँ, ठीक है,
और अगर इमरान खान साहब मेरी बातें सुन ले और मेरा खत पढ़ ले, अब ये मजीद जज्बाती बातें, इल्जामात, इसका वक्त गुजर चुका है। मैं ये कहता अच्छा हूँ कि गवर्नर देखो साहब, गवर्नर साहब इमरान खान, जी जी, जी मैं एक मिनट में, जी इमरान फरमाएं। खान के हुकूमत में जी 9 सालों में मैं नहीं जाता कि 9 सालों में क्या हुआ, हाँ लेकिन मैं इमरान खान की हुकूमत में नवंबर से लेकर जनवरी, जब तक इसकी हुकूमत नहीं गई, जी 20 से ज्यादा अटैक हुए और उसमें सैकड़ों लोग मर चुके थे। मेरी हुकूमत नहीं कि न मैं गवर्नर था, इनका गवर्नर जो था उसने दरवाजे बंद कर दिए थे और कौम जानती है कि वो अंदर क्या करता था, सब कौम को मालूम है। और अच्छा मेरे 2 महीने भी कौम को, मैं इमरान खान से मुदब्बाना गुजारिश करता हूँ, मैंने ये कहा कि बशमूल इमरान खान, जिस तरह इमरान खान ये सुप्रीम कोर्ट के सामने, असम्बली के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर एहतजाज कर रहे थे कि हुकूमत और असम्बलियां टूट जाए, इसका एक ही मकसद था उस वक्त। और जब एपीएस का वाकया जो सारी दुनिया को रुलाया वो हो गया, तो फिर सब जमातें एक मेज पर बैठकर एक पॉलिसी तय हुई। आज भी देखो रियासत को मुश्किलात है। मैं तो खुद इलेक्शन नहीं लड़ता हूँ कि मैं कहता हूँ इलेक्शन मुलतवी ठीक है, करें। अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि इमरान खान साहब को जज्बाती बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है ये काफ़ी हद तक कानूनी है। वो ये कहते हैं कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होते हैं और जो भी शख्स उसका जिम्मेदार होगा उस पर आर्टिकल 6 लग सकता है, और वो इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 224 में ये लिखा हुआ है कि अगर वक्त से पहले असेंबलियां तहलील होती हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। आइन के आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 3 में ये लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है उसने डेट अपॉइंट करनी है, डेट अपॉइंट करनी है गवर्नर ने, नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। यानी कि आपने डेट अपॉइंट करनी है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये, इफ आई मेक कंप्लीट द क्वेश्चन सर, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको एक खत लिखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो इलेक्शंस की तारीख है दैट मे बी फिक्स्ड बिटवीन 15 अप्रैल 2023 टू 17 अप्रैल 2023। यानी कि उन्होंने कहा 15 से 17 अप्रैल के दरमियान आप इलेक्शन की तारीख रख सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। और आईनी जिम्मेदारी जो 105(3) में आपकी है उसमें आपने वो अपॉइंट तो करनी है ना सर, कि आप तारीख का तयन तो करें कि 15 होगी या 16 होगी या 17 होगी, लेकिन आपने उस तारीख का तयन नहीं किया अपने खत में। और दूसरी तरफ आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देख लें। अब दहशतगर्द तो चाहते हैं कि रियासत का सारा निजाम उथल पुथल हो जाए, ना इलेक्शन हो ना कुछ और हो। अब हमने उनको तो हेड ऑन लेना है ना, बट एट द सेम टाइम जो अफेयर्स ऑफ द स्टेट है उनको भी चलाना है। तो उसके लिए आपको नहीं लगता कि आपको तारीख का तयन करना चाहिए था इस खत में जो आपने लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? बिल्कुल, देखो बैरिस्टर साहब, माशाल्लाह आप तो कानून के तालिब इल्म हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बताएं कि उन्होंने खुद कहा कि 15, 16, 17 में से किसी एक तारीख पर आप एग्री हो जाए। तो दूसरा जो ख़त इनका है उन्होंने खुद कहा है कि हम इनमें से कोई एक तारीख तय कर लेंगे। तो तारीख पे तो मेरा इख्तिलाफ नहीं है। मेरा इख्तिलाफ है कि एक आईनी ज़िम्मेदार की हैसियत से जी मैंने जो कुछ ये मैंने आपको, मैं अगर आप मुझे 1 मिनट दे दो तो इमरान खान साहब जब इमरान खान के साथ जब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 1000 कांस्टेबल और अफसरान ड्यूटी कर रहे थे पुलिस, और ताने खाली थे, तो उसमें 9 नवंबर को वज़ीरिस्तान में हमला हुआ, 2 शहीद हुए। 16 नवंबर में लकी मरवत में हुआ, 6 अफसरान शहीद हुए। 14 दिसंबर को मीरानशाह में हुआ, 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। 18 दिसंबर को बनू CTD में हुआ, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 18 दिसंबर को लकी मरवत में हुआ, 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए। 19 दिसंबर को चारसदे में हुआ, पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुआ। 19 दिसंबर को लकी मरवत में हुआ, सेम डे में 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। 20 दिसंबर को CTD बनू मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, 4 शहीद हुए, 15 जख्मी हुए पुलिस वाले। 1 जनवरी को लकी मरवत चेक पोस्ट पर 1 अफसर शहीद हुआ। 6 जनवरी को लकी मरवत 5 पुलिस शहीद हुए,
10 जनवरी को डेरा इस्माइल खान पुलिस चौकी पर 9 जख्मी हुए। 14 जनवरी को सरबंद पुलिस स्टेशन डीएसपी समेत 3 एहलकार शहीद हुए। 20 जनवरी को तख्तबेक पुलिस स्टेशन पे 3 पुलिस शहीद हुए। 23 जनवरी को बड़बेरा में बम धमाके में 2। 23 जनवरी को सेम डे पर चारसदा में 1 पुलिस शहीद हुआ। अब ये बताए कि ये सिचुएशन और ये फिगर, उस वक्त इमरान खान साहब ने असेंबली नहीं तोड़ी थी, महमूद खान साहब चीफ मिनिस्टर थे। 1000 के करीब इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म के पास KPK और दीगर सूबों के सिक्योरिटी एहलकार थे और इधर लोग मर रहे थे। तो अगर ये सिचुएशन मेरे पास थी और इस पर मैं खामोश बैठ जाता और इलेक्शन कमीशन को ये ना कहता, मैंने ये सारी चीजें कोट नहीं की। मैंने उनको कहा कि पुलिस और इन इदारों से अगर मैं आपसे आपने जो बातें की हैं, एक आर्गुमेंट आप दे रहे हैं ना, आपने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तारीखों का हवाला दिया है, तो क्या मैं ये समझूं कि आप समझते हैं कि इलेक्शंस नहीं हो सकते? ना, इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन देखिए मेरे मोहतरम भाई, आज जो रियासत जिस मुश्किल में, मैं आपसे सवाल करता हूँ और इमरान खान से आप सवाल करें और उनको बोलो कि अपने PTI के जो आपके MNA हैं उनसे पूछो कि लकी मरवत में आप कैंपेन कर सकोगे, उनसे पूछो कि वजीरिस्तान में कर सकोगे, उनसे पूछो कि डी खान में कर सकोगे, उनसे पूछो कि कुरम एजेंसी में कर सकोगे, उनसे पूछो कि बाजावड़ में कर सकोगे, उनसे पूछो कि मोमन एजेंसी में कर सकोगे। मुझे क्यों इस पर मजबूर करते हो कि वो चीजें आइए और मैं कह दूं? इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन को खत आपके सामने 2 लाइन लिखी है कि इन जो के वजीरिस्तान के पोलिंग स्टेशन। गवर्नर साहब मेरी भी गुजारिश सुन लीजिएगा जी। आप एक दुरुस्त आर्गुमेंट दे रहे हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर, अगर ये आर्गुमेंट मिसाल के तौर पे किसी भी सियासतदान की तरफ से आए या फॉर दैट मैटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी आए, जिनका काम है वक्त पर मुकर्ररा तारीख पर शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शंस करवाना, तो फिर काफी हद तक समझ आता है। लेकिन गवर्नर का जो रोल है ना सर, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पर, वो सिर्फ इतना है दैट द गवर्नर हैज टू डिसाइड अपॉन द डेट ऑफ द जनरल इलेक्शंस। बाकी जनरल इलेक्शंस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना, हालात साजगार हैं, पीसफुल हैं, इलेक्शन हो सकता है, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। तो सर तासुर ये जा रहा है, मेरी बात तो सुन लेना सर, गवर्नर साहब बात तो सुन लेना सर, सवाल तो पूरा होने दें, सवाल तो पूरा होने दें, फिर मैं तफसील से आप ही को सुनूंगा सर। तासुर ये जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप 2009 में JUIF की तरफ से सेनेटर मुंतखब हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि 2005 से 2009 तक आप मेयर थे पेशावर के, वो ये कह रहे हैं कि आपके बेटे फयाज अली साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के दामाद हैं, आपके दूसरे बेटे जुबैर अली पेशावर के मेयर हैं JUIF की तरफ से। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि JUIF नहीं चाहती है या PDM नहीं चाहती है कि मुकर्ररा तारीख पे इलेक्शन हो, इसलिए गवर्नर वो माहौल बना रहे हैं कि इलेक्शंस ना हो और ये बातें करें। तो जो बातें आप कर रहे हैं वो हो सकता है कि दुरुस्त हो, लेकिन आपका जो आईनी रोल है वो आपको इजाजत नहीं देता कि आप उन बातों का जिक्र करें। वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, अगर वो ये बातें करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि भाई आप क्यों नहीं करवा सकते। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखो, बेसियत गवर्नर इस सूबे के जो हालात, मैंने उसको ये नहीं कहा कि इलेक्शन करे या ना करे, मैंने कहा कि आप इलेक्शन करें, खत जरा पढ़ लें और उनको कहा कि इन लोगों से मशवरत करें कि वजीरिस्तान में जो पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे और बैलेट पेपर ले जाएंगे और वापस लाएंगे, ज़रा उनको कॉन्फिडेंस में ले ताकि हम आवाम को इस तरह सिक्योरिटी फराहम करें। और ये फिर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, और उस सूबाई हुकूमत में आज इमरान खान नहीं है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है और उस केयर टेकर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक फैक्ट जो था, हमने कहा कि उनसे मशवरत करे, यानी अगर मैं ये भी ना कह सकूं कि उन लोगों से मशवरत करे, तो मेरा ख्याल कल ये कहेंगे कि आपने तारीख दिया और इस तरह वाक़यात हो गए, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? देखो, हमारी नीयत पे ये अल्लाह गवाह है कि हमने नेक नीयत से ये बात की है। अल्लाह गवाह है कि मैंने 10 से ज़्यादा मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, TV टॉक की है कि इमरान खान को, महमूद खान को
असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए और अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, रियासत मुश्किल में है। ये रिकॉर्ड पे है, बार बार मैंने कहा। इसलिए मैंने कहा अगर मुझे कहते हैं तो मैं इसमें रोल अदा कर सकता हूं। इख्तिलाफ क्या है, ये बातें उस वक्त भी मैंने की, मुझसे लोग खफा भी हुए कि आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा देखो ये रियासत की जिम्मेदारी है मेरी। ये जो आपने कहा है रियासत खत में गवर्नर साहब, पैराग्राफ 3 है, मैं पढ़ता हूँ। आपने फरमाया दैट हाउ एवर, आप उससे पहले कह रहे हैं कि 218(3) और 224 के तहत इलेक्शंस होने चाहिए। वो आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए। 105(3) का भी हवाला आप दे रहे हैं जिसमें आपने तारीख का तयन करना था, जो कि आपने नहीं किया इस खत में। आइनी तौर पे आपको कर देना चाहिए था मेरी राय में। लेकिन आप पैराग्राफ 3 में ये फरमा रहे हैं दैट हाउ एवर इन व्यू ऑफ द अलार्मिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द प्रोविंस एंड सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स ड्यूरिंग द पास्ट डेज, it would be advisable that before fixing a date for the general elections, the Election Commission of Pakistan should consult and take into confidence the relevant institutions and law enforcement agencies as well as political parties to ensure that conduct of general elections in a fair, free and peaceful manner in the province is possible. मैं कहता हूं कि आपने ये कहा है तो चलें ठीक है, आपने कह दिया। लेकिन जो सवाल उठ रहा है ना सर, वो इस बात पे उठ रहा है कि आपने तारीख नहीं दी है और साथ आपने कह दिया है कि आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ पहले मुशावरत करें। सवाल ये उठ रहा है कि आप माहौल बना रहे हैं इलेक्शन को डिले करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि आप पीडीएम का बयानिया आगे लेकर चल रहे हैं। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब वजीर आजम इमरान खान साहब थे, जब इस सूबे में पीटीआई की हुकूमत थी, तो पूरा पेशावर इमरान खान आ चुका है, चारसदा आ चुका है, मर्दान आ चुका है, सारे सूबे में आ चुके हैं और इलेक्शन और लोग जीत चुके हैं। तो फिर हार जाएंगे सर, आप तारीख तो देना, तारीख तो दें। अगर तारीख में है तो हार जाएंगे। मैंने दिए, आपने खुद पढ़ लिया, लेकिन मैंने ये बात की, देखो आप तो पाकिस्तानी की हैसियत से सोचे, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, आईनी हुक्मरान की हैसियत से, इस सूबे के एक जिम्मेदार की हैसियत से मैंने कहा वो एक दिन में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से राय ले सकते इलेक्शन कमीशन वन डे। और जब वो कह देंगे कि हमने राय ले ली, तो उसका हुक्म तो मैं तो उस तरह नहीं हूँ जिस तरह इमरान खान कहते कि मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता हूँ या उसके फैसले को नहीं मानता हूँ। लेकिन ये जो प्रोसीजर आपने डिवाइस किया गवर्नर साहब, आप कह रहे हैं कि वो चाहे एक दिन में राय ले ले और जब वो कह देंगे कि राय ले ली तो उसके बाद आप हो सकता है तारीख भी दे दें। नहीं, किस कानून या प्रोसीजर या रूल्स के तहत आप इसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं, देखो हमने कहा वही तारीख फिक्स कर ले। उन्होंने जो खत लिखा है दूसरा खत पढ़ ले कि हम खुद ही तारीख फिक्स कर लेंगे। वो मैं अभी मैं नहीं कि मैं आपको व्हाट्सएप करूं। सर उनकी बात छोड़े, मैं तो आइन की बात कर रहा हूं ना सर। आइन में तो आप ही का लिखा हुआ है कि आपने अपॉइंट करनी है डेट, आपने अपॉइंट करनी है डेट। सर मैंने एक पाकिस्तानी की हैसियत से आप मुझे बताएं कि इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई तो इलेक्शन हो गए थे। तो आप समझते हैं कि अभी भी फिर डिले होने चाहिए? नहीं, डिले नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इस तरह वाक़े से पहले मशावरत हो जाए और उस तरह इंतजामात हो जाए, हर एक की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो जाए, इलेक्शन कमीशन के सामने लोग जिम्मेदार हो जाए। और इमरान खान के हुकूमत में जो डस्का में हुआ वो क्या हुआ? 10 दिन में पोलिंग स्टेशन वाले नहीं पहुंचे, उस तरह इलेक्शन हम कराए। डस्का तो चले अब पुरानी बात है, लेकिन अभी हम अपकमिंग इलेक्शंस की अगर बात करें, जो आपने कहा ना गवर्नर साहब, आपने फरमाया कि पाकिस्तानी की हैसियत से सोचे, तो मैं अगर एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचूं ना सर, तो दहशत गर्दों की जो कार्रवाइयां हैं, दहशत गर्दी की जिनका हवाला तारीखों के साथ आप अभी दे रहे थे, तो सर जी उनका तो काम ही सोच ही ज़हनी है कि उन्होंने रियासत को अनस्टेबल करना है। वो तो चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ना हो। वो तो चाहते हैं, अब उन्होंने पुलिस लाइंस पेशावर के अंदर जो खुदकुश बम धमाका हुआ है उसकी बुनियाद पे क्या हम ये कह सकते हैं कि पुलिस थाने जो पेशावर के अंदर है या जो पुलिस लाइंस हैं या जो 8 यूनिट्स उसके अंदर काम कर रहे थे बशमूल सीटीडी के, उनको बंद कर दिया जाए वक्ती तौर पे सिक्योरिटी मामलात को पेश नजर रखते हुए? तो जिस तरह दहशतगर्द तो चाहते हैं कि थाने भी बंद हो जाएं, अदालतें भी बंद हो जाएं, इलेक्शंस भी ना हो सके, कुछ भी ना हो सके, तो हम जैसे थाने चल रहे हैं, जैसे अदालतें चल रही हैं, जैसे दीगर सरकारी मामलात और डिपार्टमेंट चल रहे हैं, वैसे सर इलेक्शंस भी
ये तो काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कराना। अगर कोई मामला ऐसा है तो वो बोले ना सर, आप क्यों बोल रहे हैं? आपका तो काम है कि आपने नहीं, तारीख नहीं, अनाउंस कर नहीं, देनी है, नहीं, आप अनाउंस कर दें, देखिए, उसके बाद उनके अच्छा, ऊपर ठीक है। जिम्मेदारी आएगी कि वो नहीं करा सके। देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और तकरीबन 40 साल से मैं मुंतखब होके आ रहा हूँ। जी जब भी इलेक्शन होते हैं और यही हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये एक रिपोर्ट देते हैं इलेक्शन कमीशन को कि ये प्लाने 30 या 35 पोलिंग स्टेशन जो है ये ख़तरनाक है और इसमें एफसी या फौज मुकर्रर करो, तो किसके कहने पे करते हैं? तो मैं कहता हूं कि आज हालात चूंकि उस तरह नहीं है, तो पहले से सबको लेकर 90 दिन के बजाय 60 दिन में इलेक्शन करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट, और हम इंशाल्लाह ताला जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म होगा हम होंगे और डस्क की तरह हालात भी नहीं होंगे, लेकिन जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी होगी सबकी। ये कोई नहीं विद ड्यू कहता। रिस्पेक्ट सर, आपने उनको हुक्म करना है तारीख के हवाले से, तारीख का तयन आपने हुक्म करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको हुक्म नहीं करना। नहीं पाकि बहुत आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब दूसरा खत उनका आए जरा वो पढ़ लो कि यार फिर हम खुद ही फैसला कर लेंगे। तो फैसला तो तारीख का 15, 16, 17 जो भी करता है 10 दिन और आगे कर ले ताकि कौम का वक्त बचे और जल्दी इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये बताया जाए कौम को कि आज का ये जो पिछले 3 साल से देखिए क्या ये भी बात जरा दुरुस्त बता, है कि पीडीएम नहीं चाहती है इलेक्शंस हो, इस वजह से आप भी नहीं चाहते कि पीडीएम इलेक्शन? चाहती है, पीडीएम चाहती है और 471 अरब रुपए 1% शेयर एनएफसी अवार्ड से अलग जो सूबे को मिला के सीटीडी और ये पुलिस स्टेशन मजबूत करो, वो 471 अरब रुपए किधर गए? पूछो इमरान खान साहब से, बता दे वो ठीक है, 471। इसके ऊपर अलहदा से हमने डिबेट हो सकती है, नहीं, लेकिन अभी डिबेट बात नहीं, तो इलेक्शंस की हो रही है मैं ना। आपको फिगर दे रहा हूं, मैं आपको फिगर, लेकिन देखो हम लोग इल्जामात की सियासत नहीं करते। मैं वो कारकुन हूं कि कल जो हुआ मैं उसको याददानी नहीं करता हूं। मैं मौलाना वो चाहते हैं कारकुन, सर इलेक्शंस हो जाएं टाइम से, मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं। सब चाहते हैं, सारी जमातें चाहते हैं। वो तो कह रहे थे, जब हम इनको कह रहे थे कि आओ देखो ठीक सारी है जमातें सर, एक मुझे पेज बताया पर जा रहा है बैठ सर कर- कि आपने और भी जगह पर जाना है। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू कि आपने इतनी पेशेंट हेयरिंग दी, सवाल सुने, उनके जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली हमारे साथ थे। ब्रेक ले लें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू सवालनामा। अच्छा जी, अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हसन मुर्तज़ा साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जो मईशत की हालत है उसके हवाले से भी इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि मईशत भी इनसे नहीं संभाली गई, और दहशत गर्दी के हवाले से जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें उन्होंने बोला कि जब हमारी हुकूमत थी, अभी हम हुकूमत में थे और उधर से अमरीका इनखला का फ़ैसला कर चुका था अफ़गानिस्तान से, और 2021 में, तो मैंने तभी कहा था कि सर्दियाँ बड़ी मुश्किल होंगी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था और अशरफ गनी जो है वो मुल्क छोड़कर भाग गए थे, और अफ़गान फ़ौज ने रेजिस्ट नहीं किया था, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इट वाज़ अ पीसफुल टेक ओवर। तो खाना जंगी से तो अफ़गानिस्तान बच गया, जिसका पॉसिबल फॉल बैक पाकिस्तान पे भी आ सकता था, लेकिन उसके बावजूद जो है तालिबान, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो थी, उन्होंने कहा कि जो 30-40 हज़ार लोग आपके यहाँ पर मौजूद हैं ये वापस आएंगे, और उन्होंने कहा कि जी उसमें वो फाइटर्स भी थे और उनकी फैमिलीज़ भी थी, अब उनको वापस लाना था। तो उस हवाले से ब्रेन स्टॉर्मिंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि इनको वापस आना है तो इनको रीसेटल कैसे करना है ताकि मामलात ख़राब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। तो जब तक हम थे तब तक तो इसके ऊपर गौर भी हो रहा था, बात भी हो रही थी, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई पॉलिसी भी डिवाइस होनी थी। लेकिन सवाल ये है कि जब PDM की हुकूमत आई है 9 अप्रैल के बाद, जब हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो इमरान खान साहब ने कहा कि इनको समझ ही नहीं थी, इनको पता ही नहीं था इसके साथ डील कैसे करना है। इन्होंने कुछ मज़ाहिया स्टेटमेंट्स दिए और वहाँ पर सिचुएशन बिगड़ गई, और वहाँ पर जो लोग आए उन्होंने वहाँ पर आकर फिर दहशतगर्दी की अब कार्रवाइयाँ की हैं, और इल्ज़ाम ये हमारे ऊपर दे रहे हैं, इल्ज़ाम हमारे ऊपर दे रहे हैं, और कह रहे, वो कहते हैं कि हम जब इक़्तिदार में ही नहीं है अब पिछले 9 महीने से, और जब तक हम थे तब सिचुएशन कंट्रोल थी, आपने जब टेक ओवर किया सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो इल्जाम हम पे कैसे दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब? सुन।
2021 में गर्मियों में मुझे खौफ आना शुरू हो गया, जब वहाँ खाना जंगी शुरू होगी तो इसका फॉल आउट पाकिस्तान में भी आएगा। अब 30 से 40 हजार तालिबान फाइटर्स और उनकी फैमिली अफगानिस्तान में थी। दो ही है ना, या हम उनको मार दें सारों को खड़ा करके, और या फिर उनको सेटल करें और उनसे कोई एग्रीमेंट करें। ये तो इसके अलावा तो तीसरा कुछ नहीं था। तो हमने उनसे ये बात हुई और वो बदकिस्मती से बात आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि और चीजें आ गई। हसन मुर्तजा साहब, क्या कहिएगा? उन्होंने जो कहा है कि जी जब हुकूमत ही हमारी नहीं है, आप लोगों की हुकूमत आई है, अब मईशत जो है आपके दौरे हुकूमत में बिगड़ी है तो उसका जिम्मा हम पे डालते हैं, वो कहते हैं, और अब दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उसका जिम्मा भी हम पर डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं। देखें बैरिस्टर साहब, अगर खान साहब को लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी भी किसी मामले में भी सीरियस गुफ्तगू की ही नहीं है। खान साहब का हमेशा जो रवैया है वो बिल्कुल इसी तरह रहा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत जो है वो मिल जाए किसी तरीके, और वो हुकूमत में हो और फिर कोसते रहे कि पिछले 75 साल में क्या हुआ है, ये लूट के खा गए हैं। और जब उनसे पिछले 4 साल का पूछा जाए तो वो कहते हैं यार मैं तो हुकूमत में ही नहीं हूँ। भाई आप हुकूमत में नहीं है, आपके जाने से आपकी पॉलिसी से जो तबाही हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है? आप उस तबाही को किसी चीज में, किसी गिनती में ही नहीं लाते। आप आज तालिबान का कह रहे हैं, बताएं आपको कभी कोई एक किसी की तरफ से थ्रेट भी कभी आई हो? भाई आपके दौर में जो फैसले हुए, जो फैसले आपने किए, वो आज उन फैसलों का नफा नुकसान तो आपके जिम्मे ही है ना। आपने तालिबान को सेटल करना था, आपने तालिबान को, जब वहां पे अमेरिका वहां से गया है तो भाई उसको आपने देखना था, उसपे आज की गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए था। नहीं, वो कहते हैं जी जब तक हमारी हुकूमत थी तब तक मामलात कंट्रोल में थे ना, वो कहते हैं तब तक मामलात कंट्रोल में थे, इनखला के बावजूद मामलात कंट्रोल में थे और हमारी बड़ी गहरी नजर थी उसके ऊपर, लेकिन आप लोगों को इस बात की समझ ही नहीं थी और आपसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई, वो ये कह रहे हैं इसी वजह से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई हैं। सर गुजारिश ये है ना कि दहशतगर्दी कंट्रोल खान साहब ने की है। अब अगर आप लेट जाए किसी चीज के सामने और आप कहें जी कि दहशतगर्दी मैंने कंट्रोल कर ली है, आपने अपने 4 साल में अमन के लिए क्या किया है तालिबान के साथ? देखिए आपने 9 महीने में क्या किया है, दैट इज द क्वेश्चन। वो तो मैं उनसे पूछूंगा, हमारे मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, पीटीआई वालों से पूछेंगे सर 4 साल वाली बात, लेकिन आपने 9 महीने में क्या किया है? चैलेंजेस हैं, क्या ये एक पार्टी हल कर सकती है? सर 13 पार्टी हैं आप लोग, एक तो चले नहीं भी अगर कर सकती है तो आप लोग तो 13 जमातें हैं पीडीएम में इकट्ठी, मिलके ही कर लें कुछ। सर मैं कहता हूं जी, मैं कहता हूं कि इस पे कम से कम हमें सियासत नहीं करनी चाहिए जी। ये सबके लिए मसला है, अमनो अमान होगी तो यहाँ पे सियासत रहे हैं कि 13 पार्टियां जो है वो नहीं कर पा रही और एक पार्टी खड़ी होकर उन 13 को मुर्रल इल्जाम ठहराती रहे, तो क्या फिर अमन हो जाएगा? ये तो सबका मसला है जी। इसमें तो अमन तो आपने बताना है सर, कैसे होगा? आप लोग हुकूमत वक्त हैं। अब देखें ना, यहाँ पे अगर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होंगी, पेशावर में पुलिस लाइंस में बॉम्ब ब्लास्ट होगा जिसके नतीजे में 100 के करीब शहादतें होंगी और बहुत से बच्चे यतीम हो गए, तो ये तो हम आपसे पूछेंगे ना कि अमन कैसे होगा और क्यों नहीं हो रहा और क्यों सिक्योरिटी फेलियर और ब्रीच और लैप्स हो रहा है। तो ये तो हमने आपसे सवाल पूछना है क्योंकि इस वक्त आप हुकूमत में हैं, तो आप हमें बताएं कैसे अमन होगा। कह चुके हैं कि सर इस पे, जैसे अभी आपने कहा है कि 13 पार्टियां इकट्ठी हो, अगर एक नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं समझता हूँ जी कि फर्क पड़ता है। हम सबको बैठना होगा, हम सबको इस पे पूरे कंसेंसस के साथ, हमें अगर लड़ाई में जाना है तब भी हम सारे इकट्ठे हों, अगर डायलॉग में जाना है तब भी हम सारे इकट्ठे हों, जो भी करना है इसमें अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो इसमें हमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं होगी। अच्छा, इकोनॉमी के हवाले से पीछे
इकोनॉमी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने ये बोला कि जब से आप लोगों की हुकूमत आई उसके बाद से डॉलर तकरीबन 90 रुपए महंगा हो गया। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा 16 अरब डॉलर पे रिजर्व्स छोड़कर गए थे ज़र मुबादला के ज़खायर, अब वो तकरीबन 3 अरब डॉलर पे आप लोग ले आए। उन्होंने कहा कि कर्जे जो हैं बैनुल अक़वामी उसमें 10,000 अरब रुपए का इजाफा कर दिया आप लोगों ने पिछले 9-10 महीने के अंदर, और गरीब आदमी का जीना मुश्किल है। इसका जिम्मेदार कौन है? रजिस्टर साहब, वो तो जब डॉलर महंगा होगा तो कर्जों का हुजम तो बढ़ेगा। ये तो एक आम सी बात है। इसमें क्या इस हुकूमत ने कोई नए कर्जे लिए हैं? चार सालों के अंदर जो कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ वो किसकी वजह से हुआ? अब अगर आप हमारे एतबार वो देख रिकॉर्ड लें, आप लोगों ने तो तोड़ दिया। आपने- वैसे रिकॉर्ड तोड़ा आप मुझे लोगों ने। अगर बैरिस्टर साहब एक लम्हा कोई बात मुकम्मल करने की इजाजत दें तो शायद मैं कोई चीज कर सकूं। जी, आपके फरमाइए सामने फरमाइए सर, फरमाइए। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि हमारे सारे अदवार पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब से लेकर और हमारे 2008 से 13 वाले दौर को आप देख लें तो हमें वो इक़्तिदार कितने कितने दिनों का मिला। 4 साल के भुट्टो साहब के आप अचीवमेंट्स निकाल लें। बीबी शहीद का एक 3 साल का दौर था, एक 18 माह का दौर था, और ये आखिरी जो था हमारा पहला दौर था जो 5 साल पूरे किए। आप उनमें हमारे देख लें कि हमने पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को क्या क्या चीजें दी। दूसरी तरफ इनके भी 4 साल आप निकाल लें और उनमें ये बता दें कि कोई मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने किया हो, कोई इस किस्म का कोई इनकी पॉलिसी आई हो। इन्होंने तो सिर्फ कर्जा ही लिया है और लोगों को गालियां दी हैं। इसके अलावा कोई अगर इन्होंने किया है तो फिर तो हम जरूर हमारे पे इल्जामात भी लगाएं। तो पेट्रोल पहले ही महंगा हो चुका है जी, अब बिजली भी महंगी हो रही है, डॉलर ऊपर जा चुका है। पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। मामला तो नहीं समझ देखिए, रहे। ऊपर से आप बिल्कुल कहते हैं इलेक्शंस भी वक्त पे ना हो। नहीं, बड़ा ही इस टाइम सख्त टाइम है जहाँ से अवाम पे बड़ा बोझ है। अवाम बेचारों की सकत से ज्यादा बोझ है। बंद कर दें। लेकिन इसके अलावा बैरिस्टर साहब आप भी बताएं ना कि हल क्या है। गवर्नमेंट के पास जो पोजीशन पीटीआई छोड़ के गई है उसको लेकर कैसे चला जाए। आपने आईएमएफ के साथ मुआहदे किए, मुआहदे करने के बाद आपने उनकी खिलाफ वर्जी सर की। छोड़ दें क्या वो हुकूमत, रियासत के वापस मुआहदे उनको दे नहीं दें। थे? उनका बना फैलाया हुआ इनको- गंद है ना, उनके जिम्मे डले। आप छोड़ दें हुकूमत। नहीं, ये तो कोई हल नहीं है। क्या पाकिस्तान का अगर नुकसान होता हो तो हम इसके स्टेक होल्डर्स नहीं है, हम सिटीजन नहीं है, हम टैक्स पेयर्स नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी जो है ये इस मुल्क की, क्या उसको निभाना ये हमारा फर्ज नहीं है? मुल्क पे बुरा टाइम था जब हमने लिया है, तो क्या हम ये फिर उन्हीं को देकर चले जाएं? क्या हमने मुल्क से चले जाना है? ये तो बैरिस्टर साहब बिल्कुल ही एक आपने ऐसी बात की है। हमने ये इक़्तिदार अपनी पार्टियों का नुकसान करके लिया है। हमने पार्टियां नहीं और बचानी, सर हमने अब मुल्क अवाम का बचाना बड़ा है। नुकसान हो रहा है ना। अब आपकी तो पार्टी का ये तो चले, आप तो लोगों ने बड़ी इंशाअल्लाह अजीम ताला कुर्बानी दी जब है, वो तो खराज तहसीन देना बनता है आप लोगों को कि आप लोग हुकूमत में आए हैं और अपना नुकसान किया आपने। लेकिन बात यह है कि अब अवाम का बड़ा नुकसान हो रहा है महंगाई तो की वजह से, ये दीगर देखें, मौशी मामला ये टाइम के बहरान की साथ वजह चीजें ठीक होंगी। इंशाअल्लाह ताला हम वापस आएंगे, हमारी मईशत बेहतर होगी। अब आपकी मर्जी है। आप इससे तो बेहतर था कि अगर कोई पीटीआई का बंदा बैठा होता, कम से कम उसे आदमी जवाब तो दे सकता है से। ना। बस आखिरी बात आपने यही करनी थी, अब वो भी आपने कर दी, ये भी नहीं आपकी बैरिस्टर मर्जी है। साहब, मैं ये तो नहीं, मैं आपको तो जवाब ही नहीं दे रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई होता हाँ हाँ चलो हाँ, उसको तो जवाब भी देता। अब सही मैं है सही। आपसे तो ये बहस भी करता अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जहाँ पे आप तनकीद कर रहे हैं ना, उसका मैंने कोई उस डिफेंड नहीं किया मैंने, क्योंकि वो पीटीआई वाले करें जो भी मैं करना नहीं है। कह रहा कि मैं तो आपने अवाम की डिफेंड बात किया कर है। रहा हूँ आपसे, अवाम की। मैंने ये नहीं कहा कि आपने डिफेंड किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो वो कोई बात करते तो मैं उनका जवाब भी देता। अब ठीक है। आपकी बात का जवाब तो मैं मुनासिब नहीं है कि मैं उस तरीके से दूं कि नहीं, आपने हमेशा ही बड़ा आप बर्दाश्त के साथ और खुले दिल के साथ
तल्ख सवालों के जवाब देते हैं और हमेशा से मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए हसन मुर्तज़ा साहब। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मरियम बीबी ने आज जो कन्वेंशन था उसमें एक हल्फ भी लिया है अपने कारकुनान से, और सेम उसी अंदाज में लिया है जिस अंदाज में इमरान खान साहब लिया करते थे, और उस वक्त ये तनकीद भी हो रही थी कि ये हिटलर की कॉपी कर रहे हैं। तो मरियम बीबी ने आज पता नहीं वैसे किसकी कॉपी की है, और आई डोंट नो हिटलर की कॉपी की है या इमरान खान की कॉपी की, लेकिन हल्फ का अंदाज़ वही था, हाथ खड़ा करके। और उसके बाद वो, लेकिन अब जब से मरियम नवाज़ साहिबा के कंधों पर ये जिम्मेदारी आई है कि वो चीफ ऑर्गेनाइज़र होंगी पार्टी की, उसके बाद से पार्टी कुछ टूट फूट का शिकार हो रही है, कुछ इख्तलाफात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के इस्तीफ़े के हवाले से आज खबर आई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म मंजूर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से राह जुदा करने का उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, और उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने इस्तीफ़ा ज़रूर दिया। मिफ्ता इस्माइल इससे पहले तनकीद कर चुके हैं इसहाक डार पे, इसहाक डार ने तनकीद की मिफ्ता इस्माइल पे। मुशाहिद हुसैन साहब ने आज पार्टी के ऊपर पार्टी के मामलात के हवाले से कुछ तनकीद किया, जिसका जवाब मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ से आया है, और उन्होंने कहा है कि अगर आपने पार्टी पर तनकीद करनी है तो पहले पार्टी छोड़ दें, उसके बाद आप तनकीद करें। और आज जो कन्वेंशन था मरियम नवाज़ साहिबा जिससे एड्रेस कर रही थी, उसमें बहुत सारी सीनियर लीडरशिप, मिसाल के तौर पर ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह वहाँ पर नज़र नहीं आए, और कुछ ज़राए से ख़बरें हमारे तक भी पहुंचती हैं, और यहाँ तक ख़बरें आती हैं कि मियां नवाज़ शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के माबैन भी कुछ इख्तलाफ मरियम नवाज़ साहिबा की इस तैनाती को लेकर के है। शहबाज साहब का जो ग्रुप है वो नहीं चाहता था कि मरियम नवाज़ साहिबा को ये इस ओहदे पर फाइज किया जाए, लेकिन मियां नवाज़ शरीफ जो हैं या उनका जो ग्रुप है वो ये चाहते थे। अब मरियम नवाज़ पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करती है नहीं करती ये एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल पार्टी में इख्तलाफ इस इशू को लेकर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू सवालनामा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मुआशी उमूर हमारे साथ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़े अरसे से हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान संगीन मौशी बहरान का शिकार है और डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मंडला रहे हैं, और उससे पहले एक पॉलिटिकल केओस ऑलरेडी यानी कि सियासी बहरान तो मौजूद था। अब ये जो दहशत गर्दी की एक हालिया वेव ने सर उठाया है, उसके बाद और सिचुएशन, यानी कि दिस वाज द लास्ट थिंग दैट पाकिस्तान वांटेड, कि जब ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल टर्मोल है, उसके साथ साथ एक सिक्योरिटी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो जाए, तो ये ओवरऑल तो सिचुएशन, और इसका असर फिर इकोनॉमी में भी पड़ सकता है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हुकूमत बार बार कह रही है कि हम निकालेंगे, अभी तक हमारी इनसे बात होती है, कहते हैं कि हम इसमें से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे, हम अपनी सियासत की कुर्बानी दे रहे हैं रियासत को बचाने के लिए। इस फलसफे से एक्सपर्ट के तौर पे आप एग्री करते? कतई नहीं। मैं असल में जो बातें आपके सामने करूंगा वो आदाद और शुमार पर मबनी होंगी, और वो हर चीज़ खुद बता देंगे, कुछ कहने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। नंबर 1, गुज़िश्ता 11 महीने में पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया है, जिस तरह रुपए की कदर गिराई गई, जिस तरह रिजर्व्स गिराए गए, और जिस तरह महंगाई में बेतहाशा इजाफा किया गया, इसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं है। ये जो है, जो गठजोड़ है मुल्की अशराफिया बैरूनी अशराफिया का, और ये गठजोड़ है इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल करप्शन का, नाअहली का, और एक पुरस्कार फैसलों का, जिसकी वजह से ये कुछ हुआ है। मैं सिर्फ 2 फिगर्स आपको दे दूंगा तो पता चल जाएगा। 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने जब मुआहदा तोड़ा IMF के साथ, उस वक्त हमारे रिजर्व से, उस वक्त से अब तक हमारे रिजर्व गिरे 12.7 अरब डॉलर। 12.7 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, जिसकी वजह से रुपए की कदर गिरी। लेकिन हैरान बात यह है कि 1 महीने में इमरान खान साहब का जो उसके बाद दौर था 1 महीने का, उसमें रिजर्व्स गिरे 5 अरब डॉलर, और इसके 9.5 महीने में जो PDI की हुकूमत है गिरे 7.2 अरब डॉलर। लेकिन इनके दौर में रुपए की कदर इंतहाई तेज रफ्तारी से गिरी, जिसका एक बहाना तो ये करते हैं कि रिजर्व्स गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था। मगर सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब ने मुआहदा तोड़ा IMF के साथ, ठीक है, मिफ्ता इस्माइल ने 2 मरतबा IMF के साथ मुआहदा तोड़ा, और ये उस वक्त तोड़ा जब उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान की मईशत जो है बहुत बुरी हालत में है, और उस वक्त कोई अफोर्ड नहीं कर सकते कि IMF का प्रोग्राम ताखीर में हो। उन्होंने दानिस्ता तोड़ा और उसको लंबा कर दिया। उसके बाद अजीब बात आई, वो आई कि जब हमारे तशरीफ लाए इसहाक डार साहब, उन्होंने अपने 4 महीने में रुपए की कदर में बेहतरी लेकर आ गए 239 के मुकाबले में।
हालांकि जो मुतवाजी मार्केट थी वो 265 पे चल रही थी। ये स्टेट बैंक के साथ एक गठजोड़ किया और एक जो है सट्टेबाजों ने फायदा उठाया, स्मगलर्स ने फायदा उठाया, उस बैंकों ने फायदा उठाया है, हुंडी हवाले वालों ने फायदा उठाया, एक्सपोर्टर्स ने फायदा उठाया और उन लोगों ने फायदा उठाया जिन्होंने एमनेस्टी ली। लेकिन ये 8 रुपए की बेहतरी क्यों आई, ये एक मिस्टीरियस सवाल है। इस पे अगर मैं तफसील में जाए बगैर अगर महंगाई पर आपसे बात करूं तो बड़ा पुरस्कार है जो कुछ हुआ। देखिए जो PMLN का पिछला दौर था उसमें 5 सालों में जो महंगाई थी वो थी 5%। इमरान खान साहब को विरसे में मिली बड़ी अहम फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ 4.7% हुकूमत के मुताबिक। उसके बाद मार्च में जब वो रुखसत होने वाले थे तो ये दुगनी होकर 12.3% हो गई। लेकिन हैरान कुन बात यह कि अप्रैल में जब ये हुकूमत आई तो मई में सिर्फ 13.8% थी। 13 यानी कोई इजाफा नहीं था मई में। जून में बजट पेश हुआ मिफ्ता इस्माइल साहब ने और उन्होंने कहा कि इस साल हमारा जो अफरात ज़र है वो रहेगा 11.5%। वो जून ही में 21.5 हो गया। तो एक तो ये कि नाअहली की और बदनीयती की इंतहा है कि आपका कहाँ जा रहा है और आप कह रहे हैं कि पूरे साल में 11.5 होगा। और इस तो वक्त कहाँ पे, इस वक्त किधर खड़ा है? इस वक्त ये 28% पर है। मैं उस पर आ रहा हूँ। अब गुजारिश ये है कि जिस वक्त इन्होंने बढ़ा था, रिजर्व बढ़ा था, तो वो इसलिए बढ़ा था आपका महंगाई के जो पेट्रोल के नर्ख उन्होंने गिराए थे, IMF ने कहा जी आप उसको रिवर्स करें। वो जब रिवर्स किए तो जून में जो है 21.3 पर आ गया। मगर उसके बाद जो कुछ तमाशा हुआ वो एक अजीब खेल है। आपने दानिस्ता रुपए की कदर गिराई, शाहाना अखराजात बढ़ाए, काबीना का हजम बढ़ाया, रुपए की कदर गिराई, सरमाए का फरार हुआ, सट्टेबाजी हुई, स्मगलिंग हुई, हुंडी हवाले का कारोबार उरूज पर हुआ और स्टेट बैंक के जमील अहमद साहब और डाट साहब का गठजोड़ करके एक दानिस्ता तरीके से जो है रुपए की कदर को मसनूई रख के मुतवाजी मार्केट में 265 चला गया। वो IMF को मैसेज मिल गई कि ये 265 है। उन्होंने कहा मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट कर दें। तो जब मार्केट बेस्ड एक्सचेंज आप करेंगे तो वो तो 265 था। तो 3 दिनों के अंदर 39 रुपए गिर गया। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो 28% है, जब IMF का आप प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो IMF क्या कह रहा है? IMF ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है, अब के ज्यादा। लेकिन इस वक्त उनका कहना क्या है? वो ये कहना है कि आपने अपने बजट में 855 रुपए रखा है पेट्रोलियम लेवी, हमारे बजट में है। अब हमने उसको पेट्रोलियम लेवी वसूल नहीं किया, बल्कि डार साहब ने उसके नर्ख गिराए पेट्रोल के। तो वो कह रहे हैं आप 855 अरब रुपए वसूल करें आपके बजट में, तो अब आपको बढ़ाने पड़ रहे हैं। आपका सर्कुलर डेट 2500 अरब हो गया, बिजली के लाइन लॉसेस हो रहे हैं और ये सो कॉल्ड जो बात कर रहे थे कि हम जो है सेविंग करेंगे, वो कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये 2500 अरब का जो आपका है इसका आप हमें जरा दे दें कि कैसे करेंगे, क्योंकि आप 2009 से वायदा करते चले आ रहे हैं, बजट भी ले आए। तो अब क्या होने वाला है, असल खतरा है वो मैं आपको बता दूं पहले, वो बहुत जरूरी है। मईशत तो तबाह हो गई, इनके दौर में ठीक होना पागलपन का ख्वाब है, इल्ला ये कि एक हलफनामा ले लें जो मैं आपको अर्ज करूंगा। लेकिन अगर वो नहीं लेते तो खतरात क्या है आपको बता दूं। सिर्फ मईशत को खतरा नहीं है, सलामती को खतरा नहीं है। हमारा बड़ा शौक था कि हम जो है वो डिफॉल्ट करेंगे, तो अगर इस्तेमाली ताकतें 2023 के बाद, 2023 में तो नहीं होगा, ये फैसला कर लेती हैं पाकिस्तान की हुकूमत को मिला के कि आप अच्छा जी शौक पूरा कर लें, डिफॉल्ट कर लें, तो उस वक्त जो आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया दहशत गर्दी की वारदातें, दुनिया हमसे ये कहेगी, इस्तेमाली ताकतें ये कहेंगी आपकी मईशत तबाह है, आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, आपके यहाँ दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं। वो दहशत गर्दी की वारदातें ये लोग कहीं पाकिस्तान से बाहर भी कर सकते हैं, भारत में भी कराया जा सकता है और उसकी आड़ में हमसे कहा जा सकता है कि अब डिफॉल्ट के बाद जो आपको बेल आउट पैकेज मिलेगा, अब आप इस काबिल नहीं रहे कि आपके जौहरी प्रोग्राम को रखा जाए, ये पैकेज होगा उनका। यानी मईशत को जो तबाह करेंगे, जो आपके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि इमरान खान ने पिछले दिनों मीडिया टॉक करते हुए श्रीलंका की मिसाल दी थी और उन्होंने कहा कि IMF ने उनको बेल आउट करने के लिए ये शर्त सामने रखी थी कि आप अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करें। तो आपको लगता है कि एक प्लान के जरिए पाकिस्तान को उस तरफ घसीटने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हम एक मिलिट्री पावर तो है ना, हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी है और फौज भी तगड़ी है। देखिए, मैं इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इमरान साहब से तो एग्री नहीं करता। मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने मईशत को इतना तबाह कर दिया तमाम हुकूमतों ने। मैंने अभी इमरान खान साहब को भी बताया, शौकत तरीन का भी बताया, मिफ्ता का भी बताया, शहबाज शरीफ साहब का भी बताया, डार का भी बताया। ये पुरस्कार फैसले कर रहे हैं, ये बैरूनी अशराफिया को खुश कर रहे हैं। लेकिन मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, डिफॉल्ट के नारे भी आप लगा रहे हैं। मैं जो चीज़ अर्ज कर रहा था कि दहशत गर्दी की ये वेव भी आ गई है।
आप अगर आज एक हलफनामा नहीं लेते, जिसका मैं अगर जिक्र करूंगा, तो मुझे ये खतरा है कि श्रीलंका जैसी नहीं होगी, आपसे डिफॉल्ट कराया जाएगा और हमारी हुकूमत करेगी। जब तक पाकिस्तान की हुकूमत राजी ना हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। इन दोनों का एक गठजोड़ होगा और उस वक्त जो निजाती पैकेज होगा, आईएमएफ तो ये नहीं कहेगा, अमेरिका आईएमएफ को करने नहीं देगा उस वक्त तक, जब तक कि वो पाकिस्तान को ये ना कहे कि आप अपने जवारी प्रोग्राम पर अब हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इस काबिल नहीं है। अच्छा। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, आज ठीक। एक जुमला में पूरा कर लूं, आज भी जो आईएमएफ का वफ्द आया है, ठीक। उससे पहले अमेरिका का वफ्द यहाँ आ चुका था, उन्होंने डू मोर का मुतालबा कर दिया था। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मौक़िफ़ ये भी है, एक मौक़िफ़ ये भी है कि अभी आप जो जिस तरह से आप सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तो काफ़ी संगीन है और संजीदा है और तशवीशनाक है, लेकिन एक मौक़िफ़ ये भी है कि पाकिस्तान के हवाले से मईशत में ठीक है, एक प्रॉब्लम तो है, बहरान तो है, लेकिन जब डिफ़ॉल्ट के हवाले से बात होती है तो वो इतनी ज़्यादा बात हो जाती है डिफ़ॉल्ट के हवाले से कि हम खुद से ही जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस शेक कर देते। और ये भी खबर आई कि जी अमेरिका में भी कोई मीटिंग्स कॉल हो गई हैं डिफ़ॉल्ट से कैसे बचना है, यानी कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है और बहुत बड़ी इकॉनमी है और तगड़ी इकॉनमी है, तो वहाँ पर भी, और बहुत सारे दुनिया के मुल्क ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे अर्जेंटीना या इजिप्ट, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा है, और श्रीलंका की जो सिचुएशन है एग्जैक्टली पाकिस्तान की वैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बात ज़्यादा हो रही है, डराया ज़्यादा जा रहा है, जिसका नुकसान इकॉनमी को मज़ीद हो रहा है। आप इस मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में कब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर आया है, जरा बता तो दें हमें। हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे क्वालिटी कहते हैं, कभी आया नहीं। हमारा मुल्क चल रहा है रेमिटेंसेस के ऊपर जो 30-31 अरब डॉलर हैं, जो कि बेशतर जेन्युइन रेमिटेंसेस नहीं है, जिसकी वजह से टैक्सों का कई सौ अरब का नुकसान होता है और वो पैसा वापस चला जाता है। आप बताइए कि अगर 150 अरब डॉलर से ज्यादा पिछले चंद बरसों में आ गए, अगर ये वाकई होता तो फिर कहीं नजर आता ना। तो हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा दुनिया आज ये महसूस कर रही है, आज कम से कम 2023 में, कि अगर खुदा न खास्ता इस स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के मुल्क को जो जौहरी ताकत भी है, जहां बड़े पैमाने पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरे लोग भी मौजूद हैं, अगर इस वक्त डिफॉल्ट कराया गया जबकि आलमी मईशत बहरान की जद में है रूस यूक्रेन की वजह से, तो जो सोशल अनरेस्ट पाकिस्तान से बाहर होगा वो इस झटके को नहीं संभाल सकेंगे। तो मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है, जो अब मैं आपको हलफनामे का बता दूं, अगर आप ये हलफनामा नहीं लेते तो 2023 के बाद जो 1 मिनट रह गया, आप जल्दी क्विकली बता दें। मेरा सिर्फ ये है, अगर आपको इन खतरात से बचना है तो अगले 3 दिन के अंदर आप एक मीटिंग बुलाएं कौमी सलामती कमेटी की, जिसमें उन पार्टियों को भी बुलाएं जो कौमी असेंबली में हैं और या सेनेट में हैं, और उनसे सिर्फ ये कहें कि आपका जो मंशूर है उसकी रोशनी में हम आपसे एक हलफनामा चाहते हैं कि अगले बजट में वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे और जीएसटी को 17 से 7.5% पे लाएंगे, पेट्रोलियम लेवी को खत्म कर देंगे, तालीम और सेहत का बजट बढ़ाएंगे, 111(4) जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो जाली रेमिटेंसेज आती है वो खत्म कर देंगे। अगर आप ये हलफनामा ले लें और उसके बाद कानून साजी कर लें, उसके बाद इलेक्शन में जब कोई पार्टी किसी पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन लड़ता है वो भी हलफनामा दे दे, तब तो ये आप बच सकते हैं, वरना इज्तिमाई खुदकशी। इस पे हम डिटेल में प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। ये जितनी बातें आपने क्विकली बोली हैं, ये जो प्रपोजल्स हैं, मैं समझता हूँ कि बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं, और इसके क्योंकि अक्सर बात ज़्यादातर ये होती है कि मसला है क्या, लेकिन इस मसले का हल क्या है या कैसे हो सकता है, सोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर कम बात होती। तो किसी वक्त तफसील से डॉक्टर साहब आपके साथ इसके ऊपर बात करेंगे, जितनी प्रपोजल्स आपने क्विकली अभी वक्त की किल्लत की वजह से गिनवाई है, डिटेल में कि इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है। लेजिस्लेशन सर्टनली होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली फिर इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, शायद सदीकी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आपका शुक्रिया। शो देखने के लिए इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।